सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। संस्थागत और गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के बारे में जानने के बाद अब हम सहकारिता के बारे में जानेंगे। पिछली शताब्दी के प्रारंभ से ही सहकारिता का प्रारंभ हो गया। निर्बल एवं निर्धन वर्गों के उत्थान के लिए सहकारिता का प्रचार और प्रारंभ हुआ। सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं। समाज में कुछ व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ व्यक्ति आर्थिक रूप से विपन्न होते हैं, या हैव्स और हैव नॉट, 2 तरीके के ग्रुप सोसाइटीज़ में पाए जाते हैं। तो जो हैव्स हैं, यानी जो आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति हैं, वह विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से अपना विकास कर पाते हैं। परंतु जो आर्थिक रूप से विपन्न या ऐसे समुदाय के व्यक्ति हैं जिनके पास आर्थिक रिसोर्सेज कम हैं, तो उन लोगों के विकास के लिए यह एक मार्ग बताया गया कि वह व्यक्ति आपस में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, 10 व्यक्ति आपस में मिलकर एक ग्रुप फॉर्म करते हैं और मिलजुल कर वो अपने आर्थिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। किसी एक व्यक्ति के पास आर्थिक साधन कम हो सकते हैं, लेकिन यदि 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 व्यक्ति मिलके अगर अपनी छोटी छोटी बचतों को आपस में जोड़कर उन बचतों का इस्तेमाल एक दूसरे की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करें, या कोई एक छोटा नया व्यवसाय शुरू करने के लिए करें, तो इससे उनकी आर्थिक विपन्नता धीरे धीरे कम हो सकती है, या वह अपनी आर्थिक ज़रूरतों को इस प्रकार से पूरा कर सकते हैं। तो व्यापारिक सहयोग द्वारा भौतिक लाभ और सुख देने के लिए विपन्न व्यक्ति आपस में मिलकर, यानी आर्थिक रूप से जो अक्षम व्यक्ति हैं, वह लोग आपस में मिलकर व्यापारिक सहयोग देते हैं, एक दूसरे को आर्थिक सहयोग देते हैं, और धनी व्यक्तियों को जो संसाधन पहले से उपलब्ध हैं उन संसाधनों के बराबरी करने का प्रयास करते हैं, या कहिए कि अपने आर्थिक विकास को आगे ले जाने की ये एक प्रक्रिया है। और जो हमारा ये सहकारिता है, ये इसका जो सिद्धांत है मुख्यतः वह क्या है कि सब प्रत्येक के लिए और प्रत्येक सब के लिए। सहकारिता जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह है सब प्रत्येक के लिए और प्रत्येक सब के लिए, यानी कि इसमें सभी व्यक्ति आपस में मिलजुल कर आर्थिक क्रियाएं करते हैं। एक दूसरे के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए व्यक्ति आपस में मिलजुल कर एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, एक दूसरे की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। सहकारिता 3 सिद्धांतों पर काम करती है। सबसे पहला सिद्धांत है संगठन की सदस्यता ऐच्छिक होती है, यानी कि
सहकारी संगठन में जो भी व्यक्ति उसके सदस्य बनते हैं यह उनकी इच्छा पे निर्भर करता है, किसी तरह की बाध्यता उन पर नहीं होती। इसके सदस्य आपस में एक दूसरे के आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए आपस में ऐच्छिक सदस्यता ग्रहण करते हैं। इसका दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है जनतंत्रात्मक आधार, अर्थात इसका जो कार्य करने का जो तरीका होता है वह लोकतंत्रात्मक या जनतंत्रात्मक या डेमोक्रेटिक होता है। अर्थात इसमें जो भी निर्णय लिए जाते हैं वह सभी सदस्यों की सहमति से लिए जाते हैं, और यदि संगठन के किसी सदस्य को किसी निर्णय से असहमति होती है तो पहले उसे मनाने का प्रयास किया जाता है, उसे समझाने का प्रयास किया जाता है, ज़बरदस्ती नहीं की जाती है। तो इसका जो सिद्धांत है या इसकी जो क्रियाएं हैं वह जनतंत्रात्मक आधार पर पूर्ण होती हैं। तीसरा इसका आधार है नैतिक एवं सामाजिक तत्व, अर्थात इसके सदस्य आपस में एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं, नैतिक आधार पर कार्य करते हैं। यानी कि अगर सदस्य जो ग्रुप हमने बनाया या जो सहकारी संगठन बनता है उस संगठन में व्यक्ति एक दूसरे की भावनाओं, विचारों, बातों का आपस में सम्मान करते हैं और नैतिक उत्तरदायित्व एक दूसरे के प्रति होता है। इस प्रकार से सहकारी संगठन मुख्यतः 3 आधारों पर काम करता है। पहला, इस संगठन की सदस्यता ऐच्छिक होती है, यह संगठन जनतंत्रात्मक आधार पर कार्य करता है और इसका जो आधार है वो नैतिक एवं सामाजिक होता है। सहकारिता या सहकारी संगठन 3 आधारों पर कार्य करते हैं। वह 3 आधार क्या हैं? सबसे पहला आधार है कि संगठन की सदस्यता ऐच्छिक होती है, यानी कि इसके जो सदस्य होते हैं वह स्वयं अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से संगठन के सदस्य बनते हैं, उन पर किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं होती। दूसरा, इसका आधार जनतंत्रात्मक होता है या जनतंत्रात्मक आधार। जनतंत्रात्मक आधार का अभिप्राय है कि सहकारी संगठन डेमोक्रेटिक लेवल पर काम करते हैं। इसके सभी सदस्यों को अपने विचार रखने की, अपने बातों को स्पष्ट रूप से कहने की स्वतंत्रता होती है और सभी के विचारों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिए जाते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है नैतिक एवं सामाजिक तत्व। सहकारिता में केवल आर्थिक विकास या आर्थिक सुरक्षा को ही ध्यान में नहीं दिया जाता, बल्कि नैतिक और सामाजिक तत्व पर भी ध्यान दिया जाता है। सहकारिता का उद्देश्य कभी भी लूट खसूट करना या बेईमानी से या गलत तरीकों से, अनैतिक तरीकों से आर्थिक विकास करना नहीं होता। तो बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि सहकारिता 3 आधार पर कार्य करती है। पहला, संगठन की सदस्यता ऐच्छिक होती है। दूसरा, इसका आधार जनतंत्रात्मक होता है और तीसरा, नैतिक एवं सामाजिक तत्व इसमें शामिल होते हैं। अब हम भारत में सहकारिता के विकास के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले 1904 में सहकारिता साख समिति विधान बना। 1904 सहकारिता साख समिति विधान। तो बच्चों, सबसे पहले 1904 में सहकारिता साख समिति विधान बना। इस विधान के माध्यम से किसी भी गांव के 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर आपस में एक संगठन बना सकते थे, जिसके माध्यम से वे अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। लेकिन 1912 में एक नया अधिनियम आया, एक नया एक्ट बना, जिसके अंतर्गत हमने एक केंद्रीय संगठन बनाया, जिसके माध्यम से सहकारिता का कार्य होने लगा। तो 1912 में केंद्रीय संगठन के माध्यम से सहकारिता का काम होने लगा। इसके बाद सन 1914 में मैकलेगन समिति नियुक्त की गई।
जो कि सहकारिता के क्षेत्र में और अधिक विकास पर बल देती थी। 1914 में मैकलेगन समिति, मैकलेगन समिति का गठन हुआ। उसके बाद 1919 में सहकारिता को प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया। 1919 में सहकारिता को प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया। यानी कि अब स्टेट गवर्नमेंट या प्रांतीय सरकारें जो हैं वो सहकारिता के क्षेत्र में निर्णय लेने लगी सन 1919 के बाद। फिर आया 1929 का युग, 1929, इसमें महान मंदी आई। महान मंदी या ग्रेट डिप्रेशन। ये मंदी क्या होता है, इस टर्म को समझना भी ज़रूरी है। मंदी का तात्पर्य क्या होता है, इसमें अर्थव्यवस्था जो है हमारी, उसका विकास रुक जाता है। ये वो स्थिति है जब हमारी मांग कम हो जाती है, ठीक है, और उत्पादन ज़्यादा होता है। यानी कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन तो होता है, ठीक है, वस्तुएं और सेवाएं अर्थव्यवस्था में उपलब्ध हैं, लेकिन उन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए उपभोक्ता ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास परचेजिंग पावर नहीं है, उनके पास क्रय शक्ति नहीं है, उनके पास मुद्रा नहीं है। तो जब उनके पास मुद्रा नहीं होगी तो वो मांग नहीं कर पाएंगे, तो उनकी मांग कम हो जाएगी। अब ये स्थिति बहुत ही विकट समस्या की स्थिति होती है, बहुत ही खतरनाक स्थिति है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए कि उत्पादन तो है लेकिन उस उत्पादित माल को खरीदने वाले उपभोक्ता नहीं हैं। ऐसी स्थिति में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या जो उत्पादक होते हैं उनका मनोबल गिर जाता है, वे आगे निवेश करने से कतराने लगते हैं या डरने लगते हैं। तो यही स्थिति मंदी की स्थिति कहलाती है। और मंदी की स्थिति किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही खतरनाक या घातक सिद्ध होती है। यही मंदी की स्थिति सन 1929 में आई। इस स्थिति से बहुत सारे देश, विश्व के लगभग सभी देश इस मंदी से प्रभावित हुए और लोगों के पास में परचेजिंग पावर या क्रय शक्ति कम हो गई। जो देश पहले से अविकसित थे, जैसे कि भारत एक अविकसित देश था और अभी वर्तमान में भारत एक विकासशील देश है। तो भारत चूँकि अल्प विकसित देश था, उस समय अविकसित राष्ट्र था, उस समय ऑलरेडी उसके पास साधनों की कमी थी, प्लस वैश्विक मंदी की वजह से संसाधन और कम हो गए। तो ऐसी स्थिति में देश के नागरिकों का विकास करने के लिए सहकारिता को और अधिक बढ़ावा दिया गया कि व्यक्ति आपस में मिलकर अपनी छोटी छोटी बचतों के माध्यम से अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा करें और उनको किस तरीके से केंद्रीय बैंक्स के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराए जाएं। तो एक इस तरह की एक कॉन्सेप्ट जन्म लिया कि कोई एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को जोड़ के रख सके। तब भारत में 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। रिजर्व बैंक बना, भारत में रिजर्व बैंक 1935 में बना। इसी बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 को किया गया। बैंक का राष्ट्रीयकरण 1935 में केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक बना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
या इसे हम भारतीय रिजर्व बैंक भी कह सकते हैं। फिर 1949 को रिजर्व बैंक का यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, और 1935 को रिजर्व बैंक बना और 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। लेकिन इसके बीच में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों की दासता से आज़ाद हुआ। अब हमारा देश के जो नेता थे या हमारा देश अपने देश के विकास के लिए स्वयं नीतियाँ बना सकता था और केंद्रीय बैंक के माध्यम से यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से देश का आर्थिक विकास की गति बढ़ने लगी। केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसमें कृषि के विकास के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट भी बनाया गया और सहकारी बैंकों के माध्यम से सहकारी समितियों का विकास किया जाता है। तो हमारा जो सहकारी बैंक है वो 3 स्तर पर काम करता है। सबसे पहले विलेज लेवल पर, ग्राम स्तर पर। ग्राम स्तर पर जो सहकारी समिति काम करती है उसे हम प्राथमिक सहकारी समिति कहते हैं। उसे हम प्राथमिक सहकारी समिति। गांव के 10, 15, 20 व्यक्ति मिलकर प्राथमिक सहकारी समिति का गठन करते हैं। इसके बाद जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक होता है। और यह केंद्रीय सहकारी बैंक जो है यह प्राथमिक सहकारी समितियां जो होती हैं उस ज़िले में, जितनी भी विलेज लेवल पर जितनी भी प्राथमिक सहकारी समितियां होती हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन करने का काम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर केंद्रीय सहकारी बैंक के द्वारा किया जाता है। उसके बाद हमारा राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक होता है। राज्य सहकारी बैंक। राज्य सहकारी बैंक किसी भी राज्य में सहकारिता की सर्वोच्च संस्था होती है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस भी किया कि सन 1919 में सहकारिता को प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया, यानी कि जो जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं अब वह सहकारिता से संबंधित नियम, कायदे, कानून बनाने लगी। तो किसी भी राज्य में जो सहकारिता की सर्वोच्च बॉडी जो है वो कौन होती है? राज्य सहकारी बैंक। बिहार में राज्य सहकारी बैंक के रूप में बिस्कोमान काम करता है। अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे कि सूक्ष्म वित्त के माध्यम से किस प्रकार सहकारिता का कार्य किया जाता है। सूक्ष्म वित्त या माइक्रो फाइनेंस, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। माइक्रो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट बांग्लादेश के रहने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर यूनुस ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से दिया। उन्होंने बोला कि फाइनेंस या समाज की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए छोटे छोटे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए जाने चाहिए और इनका प्रारंभ स्वयं सहायता समूहों या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से किया जाना चाहिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या स्वयं सहायता समूह की चर्चा हम अभी इसके पश्चात करेंगे। सबसे पहले हम सूक्ष्म वित्त क्या होता है, ये किस तरीके से कार्य करता है, उसके बारे में जानेंगे। सूक्ष्म वित्त निम्न आय वर्ग हेतु या ऐसा वर्ग या ऐसा समुदाय जिसकी आय कम होती है या निम्न होती है, उन्हें ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से
खोला जाता है, या ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो निम्न आय वर्ग को ऋण उपलब्ध कराती हैं। दूसरा, जमानत की आवश्यकता ना होना। प्रायः यह देखा जाता है कि किसी भी वित्तीय संस्थान के द्वारा यदि ऋण दिया जाता है तो कुछ ना कुछ जमानत के तौर पे रखा जाता है, चाहे वो ज़मीन का कागज़ हो, सोना हो इत्यादि, यानी कोलेट्रल में कुछ ना कुछ लिया जाता है। लेकिन चूंकि यह वित्तीय संस्थाएं जो माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं हैं, ये निम्न आय वर्ग को ऋण देने के लिए खोली जाती हैं और निम्न आय वर्ग के पास जमानत में रखने के लिए कुछ नहीं होता है, प्रायः नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें बिना जमानत के ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तीसरा, सूक्ष्म वित्त में ऋण की सीमा प्रायः ये देखा जाता है कि 10,000 से 1 लाख के बीच होती है, जिसके माध्यम से वह अपना कोई भी छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। उसके बाद ऋण की अवधि 6 माह से 3 वर्ष के बीच की होती है, यानी कि देखते हैं कि उन्हें छोटे समय के लिए ऋण दिया जाता है, अल्पकाल और मध्यकाल के लिए उन्हें ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अगला, इसमें दी जाने वाली ब्याज दर जो होती है वो सस्ती होती है या लो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनसे वसूला जाता है। जब भी हम किसी भी वित्तीय संस्थान से कोई भी ऋण लेते हैं तो उस ऋण या के बदले या बैंक द्वारा ली गई पूंजी प्रयोग के बदले हमें ब्याज देना होता है। तो सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या कम ब्याज दर पर सदस्यों को ऋण देते हैं या अपने ग्राहकों को ऋण देते हैं। अगला है बचत करने की आदत। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से जो समाज का जो निम्न आय वर्ग है उसे बचत करने की आदत लगती है या बचत करने की आदत उसमें डेवलप या विकसित होती है। अगला, वित्तीय साक्षरता। इन संस्थाओं के माध्यम से वित्तीय साक्षरता दी जाती है। वित्तीय साक्षरता से तात्पर्य है कि पहले प्रायः हम देखते थे कि भारत में यदि गांव में रहने वाले निम्न आय वर्ग के या छोटे किसान, सीमांत किसान, खेतीहर मजदूर, इनको यदि ऋण लेने की आवश्यकता होती थी तो यह बैंक, सहकारी संस्थाओं के पास ना जाकर सेठ, साहूकार, महाजन इन सब से ऋण ले लिया करते थे और ये ऋण उनको ऊंची ब्याज दर पर दिया जाता था। इस तरीके से, और इसके साथ साथ ना तो उन्हें ये पता होता था कि इन बैंक से किस तरीके से लोन लिया जाता है, कौन सा फॉर्म भरा जाता है, कौन सी कागजी कार्यवाही की जाती है। तो कुल मिलाकर सूक्ष्म वित्त के माध्यम से निम्न आय वर्ग, गांव में रहने वाले जो निम्न आय वर्ग के व्यक्ति हैं उन्हें वित्तीय साक्षरता दी जाती है। आर्थिक सुरक्षा, उनके आर्थिक हितों की सुरक्षा की जाती है। उन्हें आवश्यकता पड़ने पर या अपने आर्थिक विकास करने के लिए उन्हें ऋण उपलब्ध कराया जाता है। छोटे छोटे ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं जिनका इस्तेमाल करके वह अपना कोई स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। जैसे महिलाएं मशीन, कपड़ा सिलने की मशीन खरीदती हैं, उससे वो छोटे छोटे अपने कुछ भी सूट सिलने लगती हैं या कपड़े सिलने लगती हैं, जिससे कि उनको इनकम होने लगती है। इसके अलावा कुछ महिलाएं ब्यूटी पार्लर्स खोल लेती हैं, ठीक है, छोटी छोटी टोकरी बनाना, जूट का सामान बनाना, तो इस तरीके से उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो हम देखते हैं कि सूक्ष्म वित्त या माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से निम्न आय वर्ग को बहुत अधिक लाभ हुआ है। बच्चों, अब हम सेल्फ हेल्प ग्रुप या स्वयं सहायता समूह के बारे में जानेंगे। इस चित्र में 4 हाथ दिखाए गए हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वही चीज़ स्वयं सहायता समूह में भी होता है। इसमें किसी भी गांव के 15-20 लोग मिलकर आपस में एक समूह का गठन करते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ने का अवसर देते हैं। स्वयं सहायता समूह का प्रारंभ बांग्लादेश ग्रामीण बैंक द्वारा सन 1975 से माना जाता है। बांग्लादेश के प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को इस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। भारत में बांग्लादेश से प्रभावित होकर भारत में इसकी शुरुआत सन 1986 से 87 के दौरान हुई। बांग्लादेश में
सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से जो विकास हुआ, उस विकास से प्रभावित होकर भारत ने उस नीति को अपने देश में अपनाने के पर विचार किया और भारत में इसका प्रारंभ 1986-87 से हुआ। भारत में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के विकास को 2 चरणों में देखा जा सकता है। पहला चरण जो कि 1987 से 1992 के बीच है। इस चरण में नाबार्ड की पहल से विकास किया जाता है। बच्चों, नाबार्ड के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। यह एक संस्थागत वित्तीय स्रोत है जो कृषि क्षेत्र में रीफाइनेंस करने की एपेक्स बॉडी या सर्वोच्च संस्था है। नाबार्ड को हम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। द्वितीय चरण 1992 से अब तक का है, जिसमें आरबीआई द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यानी एसएचजीज को मॉडल के रूप में स्वीकार कर लिया गया और स्वयं सहायता समूह को बैंकों से जोड़ दिया गया कि जो भी व्यक्ति स्वयं सहायता समूह बनाते थे उन व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन होने लगा और उन्हें बैंक से जोड़ दिया गया। अब वह व्यक्ति बैंक से भी ऋण लेकर अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते थे। तो इस प्रकार हमने जाना कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं क्या। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का अभिप्राय है ग्रामीण क्षेत्र सेल्फ हेल्प ग्रुप ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 20 व्यक्तियों, खासकर महिलाओं, यह महिलाओं में बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और महिलाओं ने आपस में ग्रुप बनाकर, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर अपना और अपने समाज का विकास किया। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 20 व्यक्तियों, खासकर महिलाओं का एक अनौपचारिक इनफॉर्मल ग्रुप या समूह है जो बचतों, अपनी छोटी छोटी बचतों और बैंकों से ऋण ले अपने सदस्यों की पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं। गांव के विकास के साथ साथ महिलाओं के सशक्तिकरण में भी यह बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अब हम सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। गांव के विकास के साथ महिला सशक्तिकरण या वुमेन एम्पावरमेंट में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स योगदान देते हैं। अब हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की फंक्शनिंग को एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। अब हम स्वयं सहायता समूह की फंक्शनिंग या उसके कार्य करने के तरीके को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप की फंक्शनिंग्स को जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक जिला है नवादा। यह बिहार का एक प्रसिद्ध जिला है नवादा, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। यह आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ जिला है। इस जिले में एक प्रखंड है जिसका नाम है गोविंदपुर। प्रखंड गोविंदपुर। इस गोविंदपुर प्रखंड में एक नदी, पहाड़ी नदी बहती है जिस नदी का नाम है सकरी नदी। ठीक है। और इस नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ है जिस गांव का नाम है दर्शन। इस दर्शन गांव का यह जो प्रखंड है, ये जो एरिया है, ये बहुत रमणीय है, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। इस प्लेस में, इस गांव में का जो मुख्य व्यवसाय है वह है कृषि। मुख्य व्यवसाय ठीक है। गांव में ज़्यादातर जो जीविका अर्जन का जो मेन सोर्स होता है या मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है वो कृषि ही होता है। तो उसी तरीके से इस गांव का, दर्शन गांव का भी जो मुख्य व्यवसाय है वह कृषि है। लेकिन हम सभी जानते हैं जो कृषि है उसमें हमें 12 मास काम नहीं मिलता है। इसमें मौसमी बेरोज़गारी पाई जाती है। यानी किसी अगर फसल का सीज़न है, उसका
टाइम है उस समय रोज़गार मिलता है, और जब कृषि का या फसल का सीज़न नहीं है तो लोगों को का रोज़गार छिन जाता है और वो बेरोज़गार हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में चूँकि आर्थिक आवश्यकताएं या ज़रूरतें तो हमारी कभी भी नहीं रुकती, वो तो हमारी बारह मास चलती हैं, लेकिन रोज़गार हमें बारह मास नहीं मिलता। तो इसके ऑल्टरनेटिव के रूप में वहाँ की कुछ 20 महिलाओं ने मिलकर एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया। 20 महिलाओं ने मिलकर स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन किया। इस दर्शन गांव की 20 महिलाओं ने मिलकर एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया, और इस स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इन्होंने टोकरी बनाने का काम करने की सोची। इस कार्य को शुरू करने के लिए उन्हें पूंजी की ज़रूरत थी, तो उस पूंजी के लिए इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से 15,000 का ऋण लिया। उस 15,000 के ऋण के माध्यम से इन्होंने आपस में इन 20 महिलाओं ने मिलकर टोकरी बनाना शुरू किया। टोकरी बन जाने के बाद जब उन्होंने इस टोकरी को बेचा तो देखा कि उनको 6,000 रुपये का मुनाफा हुआ, और इस 6,000 रुपये के मुनाफे को उन्होंने अपने सभी सदस्यों में बराबर बराबर बांट लिया, और पर सदस्य 300 रुपये सबको मिला। और ये 300 रुपये उन्होंने कहाँ जमा किए? अपने पास घर पे नहीं रख के पंजाब नेशनल बैंक में ही सभी सदस्यों ने अपना अपना एक अपने नाम से अकाउंट खोला, और उस अकाउंट में उन्होंने 300 रुपये जोड़ लिए। और इस तरीके से धीरे धीरे ये जो 6,000 का या पर सदस्य 300 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ, इससे उनको मोटिवेशन मिला, उनका मनोबल बढ़ा, और उन्होंने फर्दर टोकरी बनाना शुरू किया। इस तरीके से यह सेल्फ हेल्प ग्रुप चल पड़ा, और इसकी महिला सदस्यों की संख्या भी फिर धीरे धीरे बढ़ने लगी। आज की डेट में यह सेल्फ हेल्प ग्रुप काफ़ी नामी सेल्फ हेल्प ग्रुप है उस प्रखंड यानी कि गोविंदपुर प्रखंड का। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हमने ये देखा कि स्वयं सहायता समूह एक तरीके से अपनी ही स्वयं की सहायता करने के लिए किसी भी गांव के 15-20 लोग आपस में एक समूह बनाकर आते हैं, अपनी छोटी छोटी बचतों के माध्यम से, या गांव या किसी सहकारी समिति, सहकारी बैंक या किसी व्यापारिक बैंक से ये लोग ऋण लेते हैं, और उस ऋण के माध्यम से ये छोटा मोटा व्यवसाय जैसे टोकरी बनाना, बीड़ी बनाना, अगरबत्ती बनाना, जूट के टॉयज़ बनाना, बांस के उपकरण, छोटे छोटे टॉयज़ या छोटे छोटे सामान, बर्तन, ये सब बनाकर ये अपना एक स्वयं का रोजगार शुरू करते हैं, और उस रोजगार के माध्यम से इनका आर्थिक विकास होता है। इनको धीरे धीरे आमदनी होने लगती है, और फिर ये उससे आने वाले मुनाफे से अपनी ये जो व्यवसाय इन्होंने शुरू किया है उसको ये और अधिक विकसित करते चले जाते हैं। तो बिहार में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा विकसित हुए हैं, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से विशेषकर यहाँ की महिलाओं ने बहुत आगे बढ़ चढ़ के स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया है, और उसके माध्यम से ये आर्थिक क्रियाएं कर रही हैं। बिहार में स्वयं सहायता समूह जीविका के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, और बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जिसके पास 10 लाख से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो महिलाओं के द्वारा संचालित हैं, यानी कि महिलाएं ही इन स्वयं सहायता समूह की रणनीति तैयार करती हैं, इस पे कार्य करती हैं, इसकी कंप्लीट फंक्शनिंग महिलाओं द्वारा की जा रही है। यह स्वयं सहायता समूह जीविका की सहायता से चलाए जा रहे हैं। समूह 2007 से ही महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु राज्य में संचालित विश्व बैंक संपोषित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत काम कर रहे हैं। अर्थात विश्व बैंक के माध्यम से या विश्व बैंक के द्वारा फाइनेंस किए जाने वाले बहुत सारे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम होते हैं, यानी कि गरीबी को दूर करने के लिए विश्व बैंक के द्वारा बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, और इन प्रोग्राम्स का फ़ायदा उठाते हुए यह स्वयं सहायता समूह हमारे राज्य बिहार का विकास कर रहे हैं। चूँकि अभी हमने देखा
कि जो बिहार के जो स्वयं सहायता समूह हैं उनमें ज़्यादातर स्वयं सहायता समूह महिलाओं द्वारा संचालित हैं। तो महिलाएं जो हैं वह हमारे देश और हमारे राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। अर्थव्यवस्था को उठाने में महिलाओं का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। महिलाएं किसी भी देश की जनसंख्या का आधा हिस्सा होती हैं और यदि जनसंख्या का दोनों हिस्सा पुरुष और महिला यदि दोनों मिलकर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश विकासशील देश की श्रेणी से निकलकर विकसित देश की श्रेणी में पहुंच जाएगा। महिलाओं को मेन स्ट्रीम में लाने का काम पहले छोटे स्तर पे करना है। तो यही छोटा स्तर हमारा स्वयं सहायता समूह कहलाता है, जिसमें गाँव की 15-20 महिलाएँ आपस में मिलकर अपनी छोटी छोटी बचतों को एकत्र करती हैं और उन बचतों के माध्यम से अपने समूह के मेंबर्स को आवश्यकता पड़ने पर उनकी पारिवारिक ज़रूरतों के लिए उनको ऋण देती हैं और इस ऋण के बदले उनसे ब्याज भी वसूला जाता है। किंतु यह ब्याज जो है वो साहूकार जो ब्याज वसूलते हैं उससे बहुत कम होता है। और जब यह स्वयं सहायता समूह 1-2 वर्ष तक नियमित रूप से अच्छे से या सुचारू ढंग से कार्य करते हैं तो ये जो समूह है वह रजिस्टर्ड हो जाता है। और कहाँ रजिस्टर्ड होता है? बैंक में। और बैंक फिर इनकी आवश्यकताओं के लिए समय समय पर ऋण देते हैं। और बैंक स्वयं सहायता समूह को ऋण देने में हिचकिचाते भी नहीं हैं, क्योंकि ऋण देने की जो जिम्मेदारी होती है वो उस समूह के सभी सदस्यों पर होती है। किसी एक व्यक्ति पर दबाव या प्रेशर क्रिएट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन पूरे समूह की जिम्मेदारी या कलेक्टिव जिम्मेदारी यदि होती है तो ऐसी स्थिति में बैंक भी ऋण देने से हिचकिचाते नहीं है। स्वयं सहायता समूह को बैंक भी ऋण देने से हिचकिचाता नहीं है, क्योंकि यह जो पूरा समूह होता है उसके सभी मेंबर्स उस ऋण को चुकाने के लिए जवाबदेह होते हैं। तो इस तरीके से देखा जाता है कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं जो आगे बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं, क्योंकि ज़्यादा संख्या में देखा जाता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स महिलाओं द्वारा ही संचालित हो रहा है। तो ये जो महिलाएं हैं यह केवल अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की स्वरोजगार के माध्यम से, जैसे कि अभी हमने चर्चा की एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कि गांव में टोकरी बनाने का काम नवादा ज़िले की महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह बनाकर टोकरी बनाने का काम किया, जिससे उन्हें धीरे धीरे मुनाफा भी होने लगा। तो इस तरीके से उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा मिली और उन्होंने धीरे धीरे अपने कार्य को आगे बढ़ाना शुरू किया। तो इस तरीके से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं स्वरोजगार के क्षेत्र में प्रेरित होती हैं और अपने परिवार की आर्थिक ज़रूरतों को भी पूरा कर पाने में सक्षम हो पाती हैं। इसके अलावा वह अनार्थिक मुद्दे भी कुछ होते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य, पोषण है या घरेलू हिंसा, इन सब से संबंधित बातचीत वो अपने समूह में एक दूसरे से करती हैं। और माना भी जाता है कि यह जो संगठन है वो सब प्रत्येक के लिए और प्रत्येक सब के लिए के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें सभी एक दूसरे का सहारा बनते हैं और अन्याय से एक दूसरे को बचाते हैं। तो बच्चों, हमने इस चैप्टर में हमारी वित्तीय संस्थाओं में क्या क्या पढ़ा, इसकी हम शुरू से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं या पॉइंट वाइज देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि किसी भी देश के विकास के लिए साख या ऋण की आवश्यकता होती है और इन साख और ऋण की जो पूर्ति है वो विभिन्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या वित्तीय संस्थानों के माध्यम से किया जाता है। ये वित्तीय संस्थान आपके सरकारी भी होते हैं, निजी भी होते हैं, सेमी गवर्नमेंट होते हैं या अर्ध सरकारी होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, स्टेट लेवल पर होते हैं। और ये जितनी भी हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है ये दो भागों में बटा होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है भारतीय मुद्रा बाज़ार और दूसरा होता है भारतीय पूंजी बाज़ार, यानी कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म या अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है या शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस होते हैं या शॉर्ट टर्म ऋणों का आदान प्रदान होता है। और शॉर्ट टर्म का अभिप्राय क्या है? 1 दिन से लेकर 1 वर्ष तक की अवधि के ऋणों का लेन देन।
और दूसरी तरफ पूंजी बाज़ार की बात अगर हम करें तो इसमें दीर्घकालीन ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी कि 1 वर्ष से अधिक अवधि के जो ऋण लिए जाते हैं वो सारे के सारे हमारे पूंजी बाज़ार के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हमने देखा कि राज्यों की, विभिन्न राज्यों में किस तरह की वित्तीय संस्थाएं पाई जाती हैं। तो बिहार राज्य की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 तरह की वित्तीय संस्थाएं हैं, संस्थागत और गैर संस्थागत। संस्थागत वित्तीय संस्थाएं वह होती हैं जो किसी नियम से, किसी रेगुलेशन के माध्यम से कार्य करती हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करती हैं। इसके अंतर्गत आपके बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स आते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आते हैं, भूमि विकास बैंक हैं, सहकारी बैंक हैं, सहकारी समितियां हैं, ये सब आती हैं। और गैर संस्थागत में आपके क्या क्या आते हैं, वह संस्थाएं आती हैं जो कि कहीं भी पंजीकृत नहीं होती हैं, जैसे कि सेठ, साहूकार, महाजन, नाते रिश्तेदार, व्यापारी इत्यादि। इसके साथ साथ हमने इन सब को जानने के बाद हमने सहकारिता के बारे में चर्चा की कि सहकारिता क्या होती है, आपस में मिलजुल कर कार्य करना, एक दूसरे की पारिवारिक ज़रूरतों के साथ साथ आर्थिक ज़रूरतों को भी पूरा करना। और यह सहकारिता सूक्ष्म वित्त के माध्यम से आगे बढ़ी और उसके बाद में देखा गया कि स्वयं सहायता समूह का कॉन्सेप्ट आया और ये कॉन्सेप्ट हमें बांग्लादेश से मिला। और उसके बाद में स्वयं सहायता समूह को बैंकों से जोड़ दिया गया और बैंक से अब ये स्वयं सहायता समूह ऋण लेते हैं और अपना और अपने गांव का, अपने कस्बे का, अपने ज़िले का, अपने राज्य का, अपने देश का विकास कर रहे हैं। अब हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील करेंगे। Telekovic ka naman dia kan नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना
कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे, फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ हम उठा लेते हैं। चलो। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ। ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ। मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए।
करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें, ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे, फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।